मुझे ये बताइए, नई वाली हिंदी क्या है? नई वाली हिंदी कहते थे ये क्या बकवास। नई हिंदी हम लोगों ने नहीं कहा, हाँ, ये मैं नई वाली हाँ, कहा। ये भाषा प्रेम था या मन बना लिया था कि अब प्रकाशन में जाना है, जमीन तैयार नहीं करनी है? नहीं, प्रकाशक बनने की दूर दूर तक कोई योजना, कोई हम्म। सोच नहीं थी। अच्छा, ये आपके लिए दोधारी तलवार रही है। आलोचना मिलना एक अच्छी बात, जब आप कोई भी चीज नहीं करते हैं, हम्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहले से स्थापित चीजें हैं वो आपको नेग्लेक्ट कर। आरोप भी लगे भाषा का स्तर नीचे गिराने के। हिंदी अकेला जो लगता है ना, हम्म। वो लगता है अकेला है। नई वाली हिंदी है तो क्या पुरानी हिंदी भी कोई चीज है? हिंदी अब नए चाल में ढली। हर प्रकाशक को ग्रो करने के लिए कुछ चेहरों की जरूरत कला और साहित्य के क्षेत्र में कोई भी संस्थान को लगातार नए चेहरों की जरूरत होती है। है। ये जो प्रैक्टिस है, इससे जो हकदार साहित्यकार है उनका हक छिन रहा है। सोशल मीडिया अब दुनिया की एक अल्टीमेट हकीकत है, बाजार है। ना। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको हमेशा लाभ कमाने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। मैं सेल्फ पब्लिशिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग उसी तरह के छुआछूत का शिकार है, विशेष तौर पे हिंदी में। ट्रेडिशनल पब्लिशर भी पैसे लेते हैं, लेकिन छिपा के लेते हैं। हिंदी किताबों बहुत कम मिलती हैं, अंग्रेजी किताबें ज्यादातर शेल्फ्स उन्होंने ढक रखी हैं। कि हिंदी की किताबों की वो जगह नहीं हो सकती जो अंग्रेजी की किताबों की हो सकती है। दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसी लोकप्रियता किसी साहित्यिक किताब ने 1 साल के भीतर कभी नहीं पाई। 1 लाख किताबें बेच देंगे इस साल। तो 1 लाख कॉपी छाप देने से उसको रखने के लिए कौन तैयार है? अवार्ड भी आप देखेंगे तभी वर्क करता है कि वो दिया किसको जा रहा है। पांडुलिपि के चुनाव का क्या प्रोसेस क्या है? LHS बराबर RHS आएगा तब तो हम छापेंगे, नहीं तो नहीं छापेंगे। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है किस्सों की किताब के एक और एपिसोड में। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे इस शो पे हम बात करते हैं किताबों की और किताब लिखने वालों की। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ किताबों के नाम बताता हूँ। दीवार में एक खिड़की रहती थी, यार पापा, डार्क हॉर्स, लपू झन्ना, ये सभी किताबें अलग अलग लेखकों ने लिखी हैं, पर इन किताबों में एक चीज कॉमन है और वो ये कि इन सब का प्रकाशन किया है हिंदुगम ने। हिंदुगम वो पब्लिकेशन हाउस है जो हाल फिलहाल के सालों में उभरा है नई वाली हिंदी का प्रतिनिधित्व करते हुए, और काफी नाम बटोरा है, पाठकों से बहुत प्रेम मिला है, पर साथ ही साथ आलोचना भी हुई है। तो भाई, क्या है ये नई वाली हिंदी? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं शैलेश भारतवासी जी, जो कि फाउंडर हैं और मुख्य संपादक हैं हिंदुगम प्रकाशन के। तो शो पे बहुत बहुत स्वागत है शैलेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शैलेश जी, नई वाली हिंदी पे आए उससे पहले शुरुआत से शुरुआत करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी प्रकाशन में आने की कोई फिलहाल मतलब शुरुआती दौर में कोई प्लान नहीं था और हिंदी ब्लॉगिंग करते करते आप प्रकाशन में उतरे। और अगर मैं ब्लॉगिंग के, खासतौर पे हिंदी ब्लॉगिंग के शुरुआती सालों की बात करूं तो बड़े कष्टदायक थे। कष्टदायक इस सेंस में थे कि लिखने वाले ही लोग नहीं थे, ना के बराबर थे ब्लॉगर। जैसे जब मैं ब्लॉगिंग की दुनिया में आया तो शायद 50 लोग रहे होंगे हिंदी ब्लॉगिंग। जी जी। तो पढ़ने वाला तो कोई भी नहीं था, सारे ब्लॉगर ही एक दूसरे को पढ़ते थे। तो ये नहीं पता था कि ये बड़ा बनेगा, इसको लोग पढ़ेंगे। मतलब इस तरह की क्लैरिटी नहीं थी कि ये क्या है और क्या होगा इसका आगे। कष्टदायक नहीं कहेंगे आप उसको ये कहेंगे कि मतलब शायद दिशा पता नहीं थी। चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग मतलब चुनौतीपूर्ण भी नहीं, चुनौतीपूर्ण भी इसलिए नहीं था क्योंकि आपके सामने चुनौती तो तब आती है ना जब बहुत सारे मतलब रास्ते खुलते हैं, फिर आपको समझ में आता है। क्योंकि शुरू में जब आप रहते हैं तो आप उसको इतना पैशन या इतना सीरियसली नहीं लेते कि आप उसको रोजगार का माध्यम बनाएं, उससे कमाने के बारे में सोचिए। चैलेंज तो यहाँ से शुरू होते हैं जब वो आप उसको केवल एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो शुरू के समय में तो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, एक नई चीज थी। जैसे लोग याहू मैसेंजर पे चैट करना शुरू किए होंगे, उसी तरीके से लोगों ने ब्लॉग पे कुछ लिखना और पब्लिश करना शुरू किया। तो वो शुरू में आपको मजा देता था कि हाँ भाई, एक जादू जैसा आप देखते थे। तो मतलब आप इसको ये कह सकते हैं, चैलेंजिंग जैसी चीज कह सकते हैं, लेकिन कष्टदायक नहीं। कष्टदायक नहीं था जी। सुशा फॉन्ट से पाला पड़ा होगा आपका? हाँ हाँ बिल्कुल, सुशा। हाँ, सुशा से। और डायल अप कनेक्शन, और उसमें फिर ये लिखने की जो जद्दोजहद होती थी, तो उसमें जब आप उस दौरान जब आप लिख रहे थे और जब आप ये कम्युनिटी बिल्ड कर रहे थे लेखकों की और ब्लॉगर्स की, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? उस बारे में कुछ हम। देखिए, सुशा फॉन्ट का तो मतलब जो
जब मेरा पाला पड़ा तब मैं ब्लॉगिंग से नहीं जुड़ा था। पाला ऐसे पड़ा था कि कई जगह ये बात मैं बोल चुका हूँ, तो उसको बहुत शॉर्ट में बोलने की कोशिश करूंगा। जब मैं इलाहाबाद में था, IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा था, 3 साल मैंने वो तैयारी की है 12वीं के बाद। तो उस दरमियान मेरे ऐसे दोस्त बने जो जिनको लिखने पढ़ने की दिलचस्पी थी, कुछ ऐसे भी थे जो अच्छा लिखते थे। तो मुझे ऐसा लगता था यार इनकी चीजें छपनी चाहिए। तो उस समय हमने जो उस समय की जो लघु पत्रिकाएं, जिसको साहित्य की दुनिया में लघु पत्रिकाएं कहते हैं, जो लिटरेरी मैगजीन्स को हिंदी में लघु पत्रिकाएं कहते हैं, तो वो लघु पत्रिकाएं, उसमें 2 प्रमुख थी, एक हंस था, एक कथादेश। तो हंस और कथादेश दोनों में हमने अपने प्रयासों से उनकी रचनाएं भेजी, जो मेरी नजर में ऐसा लगता था कि यार ये तो अद्भुत है, जो लोग उसमें ऑलरेडी लिख रहे हैं उनसे तो बढ़िया है मेरा दोस्त लिखता है, जो मेरी सोच थी या समझ थी उस हिसाब से। तो वो हमने भेजा। वो भेजने के बाद वो असफलता मिल गई। फिर उसके बाद मैं IIT में मेरा नहीं हुआ, मैं एक मथुरा में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहां मैं बीटेक करने चला गया। तब मैं कंप्यूटर के संपर्क में आया। तो उस समय जैसे आपकी जो प्रवृत्ति होती है, आपकी जो पसंद होती है, आपकी जो अभिरुचियां होती हैं, उसके बारे में आपके दोस्त सबसे ज्यादा जानते हैं। तो मेरा एक दोस्त था कॉलेज टाइम में, सौमिक कर्माकर। उसको ऐसा लगता था कि यार इसका हिंदी में बड़ा इंटरेस्ट है, तो उसने ही मुझे बताया कि यार एक वेबसाइट मुझे पकड़ में आई है, हिंदी नेस्ट नाम से। उसने कहा कि इसमें देखना, इसमें हिंदी में है चीजें। मतलब उसको हिंदी नहीं आती थी, उसको बंगाली आती थी और अंग्रेजी आती थी। बंगाली भी उसे शायद लिखना तो नहीं आता था, पढ़ना और बोलना आता था। जैसे क्योंकि वो होता है ना कि आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में अगर आप पढ़े हैं, आप घर में हिंदी बोली जाती हो, अगर आप हिंदी भाषी राज्यों में है तब तो हिंदी पढ़ना लिखना आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप एक ऐसे राज्य या ऐसे देश में हैं जहाँ पे भले घर में हिंदी बोली जा रही है लेकिन लिपि के तौर पे नहीं सिखाया जा रहा है, तो आपको पढ़ने नहीं आएगा। बिल्कुल। तो खैर, तो लेकिन वो समझ में आ जाएगा कि ये हिंदी है। तो उसने बोला कि तुम इसको देखना। तब मैं वहां पे सुषा फॉन्ट से, क्योंकि वो जो वेबसाइट थी वो सुषा फॉन्ट में होती थी, हिंदी होता था लेकिन यूनिकोड नहीं होता था। तो उस वेबसाइट को आप जब पहली दफा खोलते तो वो डब्बे दिखते। हाँ जी। तो वो उसमें लिखा रहता है कि आप अगर इफ यू, मतलब एक इमेज बना करके, जैसे आपको फॉन्ट रहेगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर फॉन्ट कोई इमेज बना दी जाए, उस पर लिखा रहे कि अगर इस वेबसाइट को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद आपको बताएगा कि ये वाला फॉन्ट डाउनलोड करें और इसे अपने विंडोज के फॉन्ट फोल्डर में जा करके इसको इंस्टॉल या पेस्ट कर दें या इंस्टॉल कर दें। उसके बाद एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करें या रिफ्रेश करें, ब्राउजर रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखने लगेगा। तो वहां से सुषा फॉन्ट के संपर्क में मैं आया। तो उस वेबसाइट पे ऐसा था कि आप अपनी रचनाएं भेजें जी। तो रचनाएं भेजने के लिए वही फिर याद आया कि जिन दोस्तों की रचनाएं इलाहाबाद में हमने कोशिश की थी वो नहीं आई, ये कुछ दिख रहा है, यहाँ भेज के देखते हैं। तो वहां भेजने में ये था कि पहले हमने क्या किया कि जो हमने पहले टाइप कराया था वही जो है भेज दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। उस वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि सुषा फॉन्ट में भेजना है। तो मैं, मतलब मेरा जो कॉलेज था उसमें मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एक मेरा दोस्त है उसकी ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसने हम लोगों के बीच में ऐसा पहला था जो MS वर्ड पे हिंदी में कुछ टाइप किया था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सोसाइटी बनाई थी एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, साइनेप्स नाम से, और उसका उसने मतलब एक तरीके से संविधान लिखा था। अच्छा। कि ये सोसाइटी का संविधान है। तो वो संविधान उसने हिंदी में लिखा था। तो वो हिंदी में कैसे लिखा, मैं उसके पास गया तो उसने बताया मैं ऐसे लिखा, ये कृतिदेव फॉन्ट में मैंने लिखा है और ऐसे किया है। तो मैंने कहा कि मुझे तो सुषा फॉन्ट में लिखना है, ये कैसे होगा? तो उसने कहा कि अब सीखोगे कहाँ से, इसमें ना आप इंसर्ट की उसमें भी जा सकते हो, इंसर्ट सिंबल्स में जी। तो मैंने एक 5 पेज की कहानी इंसर्ट सिंबल से लिख दी। अच्छा। मतलब वो दोस्त वाली टाइप कर दी, लिख दी मतलब टाइप कर दी। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा कोई बड़ा काम, मतलब ऐसे लगता है कि 5 पेज को इंसर्ट सिंबल से करना, लेकिन ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी, खूब सारा समय था। आप एक दिन में अगर आधा पेज भी इंसर्ट सिंबल से किए तो 5-6 दिनों में तो तैयार हो ही जाएगा। तो सुषा से मेरा पाला ऐसे पड़ा। फिर मैंने वो सुषा में भेजा, तब भी वहां से कोई जवाब अच्छा नहीं जवाब। तो ये मेरा, मतलब आपने सुषा का जिक्र किया तो उससे जुड़ा एक प्रसंग याद आ गया, तो मैंने आपको बताया। बिल्कुल। अच्छा शैलेश जी, यूनिकोड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आपने काफी काम किया, क्राउड फंडिंग लेके वर्ल्ड बुक फेयर तक गए थे, और इसके अलावा यूनिकवि जैसे सफल पहल के नायक रहे आप। तो ये जो तैयारी थी और
प्रकाशन में ना होते हुए भी वर्ल्ड बुक फेयर तक जाना, तो मैं थोड़ी यहाँ जुर्रत करूंगा तो क्षमा पहले से मांग रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो मुझे कह दीजिएगा, नहीं भाई आप गलत कह नहीं रहे नहीं हैं ना, नहीं, बिल्कुल सही कि तो ये भाषा प्रेम था या मन बना लिया था कि अब प्रकाशन में जाना है, जमीन तैयार नहीं करनी है? नहीं, मतलब कोई मन नहीं बनाया था, कोई मतलब दूर दूर तक कोई सोच नहीं थी। हम्म वो भाषा प्रेम ही था। और ऐसा क्योंकि देखिए, पढ़ने लिखने में रुचि थी, पढ़ने में मतलब विशेष तौर पे रुचि थी, ब्लॉगिंग कर ही रहे थे, हम्म तो ये लगता था कि हिंदी की जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है उस समय जो हमें समझ में आता था हम्म वो विश्व पुस्तक मेले में आती है। हम्म क्योंकि विश्व पुस्तक मेले का ये इतिहास रहा है हम्म कि शुरू से ही, पहले वो 2 वर्षों में एक बार होता था, हम्म कि उसमें पूरे देश भर के प्रकाशक आते हैं, हम्म हर भाषा से आते हैं। हम्म और हिंदी भाषा के भी ज्यादातर प्रकाशक वहीं आते थे। हम्म बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय प्रकाशक होते थे, स्थानीय प्रकाशक, कि जैसे कि मान लीजिए कोई हाथरस में प्रकाशन चलाता है, एक प्रकाशन था भी, अब तो आना बंद कर दिया क्योंकि अब विश्व पुस्तक मेले में रेंटल बहुत बढ़ जी गया और उन लोगों की किताबें कम बिकती थी। एक ऐसा प्रकाशक था जो केवल संगीत के विषय पे, संगीत के विषय से जुड़ी हुई, संगीत के बारे में, है ना, संगीत के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, दुनिया के तमाम संगीत की जो धाराएं हैं उसके बारे में, संगीत विशेषज्ञ हैं उनके बारे में, उसी तरह की पुस्तकें वो प्रकाशित करते थे अच्छा हिंदी जी। में। लेकिन वो शुरू में, मतलब हमें बहुत पुराना याद है, मेरे ख्याल लगता है कि उन्होंने 12 या 14 तक वो आए होंगे, 2014 तक। उसके बाद विश्व पुस्तक मेले का किराया इतना ज्यादा बढ़ गया संभव कि नहीं वो, रहा। हाँ। मतलब उनके लिए ज्यादा बढ़ा हुआ महसूस हुआ, हमारे लिए कम होता है क्योंकि हमारे लिए आरओआई भी है, हमारी किताबें बिक रही हैं। जी। उस तरह के जो प्रकाशक हुआ करते थे, जो अलग तरह का काम कर रहे थे और जिनका बहुत नीश ऑडियंस था या ना के बराबर ऑडियंस था, वो आत्म प्रेरणा से काम कर रहे थे, उन सारे जब वो लोग आना बंद हो गए। खैर, तो मैं दूसरी बात पे जाता हूँ। तो हमारा जो अपना एनालिसिस कहता था, हमारी जो अपनी सोच कहती थी कि अगर हमें विश्व पुस्तक मेले को अगर हम टारगेट करते हैं तो हम बहुत बड़े वर्ग तक पहुंच पाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि 2008 के विश्व पुस्तक मेले में हमने इसलिए स्टैंड लिया था, स्टॉल भी नहीं लिया था। दो चीजें होती हैं, कि स्टॉल होता है जो अब 2x2 मीटर का भी मिलने लगा है, पहले 3x3 मीटर स्टैंडर्ड साइज था, मतलब 10 फीट बाई 10 फीट। स्टैंड का मतलब होता था कि एक वॉल के ऊपर कुछ रैक्स लगा दिए गए हैं और एक छोटा सा आपको टेबल जैसा बॉक्स दे दिया गया जिसमें आप अपना सामान रख लीजिए, अगले दिन आइए। जैसे कैसे सड़क पे एक ठेले वाला होता है, समझ गया, जो अपना सामान वहीं पैक कर देता है और अगले दिन डिस्प्ले कर देता है। कैनोपी की तरह। कैनोपी भी नहीं कहेंगे, कैनोपी में तो कम से कम ऊपर छतरी लगी होती है, मतलब हाँ कैनोपी, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, लेकिन एक मतलब उसको स्टैंड बोलते थे कि एक चीज खड़ी है, आप एक जगह खड़े हैं, अपना एक स्टैंड बना लिया आपने। तो वो जो स्टैंड होता था वो सब बहुत कम होता था किराया उसका। मुझे याद है कि शायद 2008 वाले विश्व पुस्तक मेले में स्टैंड का किराया मात्र 3,000 रुपए थे हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए। ऐसे उसका किराया 6,000 था, वैसे 3,000 हमने अपने उस समय जो हमारे अंशदान करता थे, जो हमारा सहयोग करते थे, उनके सहयोग से जमा किया। और 3,000 रुपए में हम लोगों ने स्टैंड इसलिए लिया था केवल और केवल ये कि आपने जैसा जिक्र किया कि हम लोगों ने शुरुआत में इस दिशा में सबसे ज्यादा काम करने की कोशिश की कि हिंदी कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर यूनिकोड में लिखी जा सकती है। लोग पुरानी स्काई जो सिस्टम है, जो एक सिस्टम में तो सही दिखता है अगर फॉन्ट है, दूसरे सिस्टम में गार्बेज हो जाता है, इस चीज से मुक्त हो। हिंदी में आप कहीं पे भी कोई चीज लिख रहे हैं, हर जगह वो पढ़ी और देखी जा सकती है। यानी ब्लॉग हिंदी में बना सकते हैं, हिंदी में ईमेल लिख सकते हैं और भी तमाम चीजें कर सकते हैं। इस चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए और इस चीज के एक सर्वेक्षण के लिए कि हिंदी में कितने लोगों की रुचि है, कितने लोग इंटरनेट पर हिंदी के बारे में कभी उन्होंने सुना भी है कि नहीं सुना है, इस उद्देश्य से हमने केवल विश्व पुस्तक मेले में पार्टिसिपेट किया था। उस समय प्रकाशक बनने की दूर दूर तक कोई योजना, कोई सोच नहीं थी। अच्छा, अंततः आप प्रकाशन में उतरे? अंततः उतरने की भी, जैसे आप लखनऊ के हैं, उसका भी मतलब आप कह सकते हैं कि जो सूत्र है वहीं से जुड़ता है, पहले सिरा वहीं से खुलता है। अच्छा। डॉक्टर मनीष मिश्र एक हैं, जो पहले हमारा जो ब्लॉग था हिंदी उसमें वो कंट्रीब्यूटर थे, मतलब उसमें वो पोएट थे, कविताएं उनकी छपती थी उसमें। तो उन्होंने 2009 के अंत में कहा कि यार शैलेश, मैं चाहता हूं कि मेरी भी एक किताब आ जाए कविताओं की। तो मैंने कहा बिल्कुल, आप आनी चाहिए, आप अपनी पांडुलिपि तैयार करके और
स्थापित प्रकाशकों को भेजिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं देख लीजिए किसको भेजना ठीक है। उनका नहीं यार शैलेश, लेकिन मैं तब चाहता हूँ कि मैं किताब जब आए तो तुम छापो। हमने कहा मैं कैसे छाप सकता हूँ? मैंने कहा नहीं, क्यों, करना क्या है तुम करो। मैंने कहा कि नहीं मतलब मुझे नहीं कोई आइडिया। कहा नहीं कोशिश तो करो, मतलब मैं और जो खर्च होगा वो हम उठा लेंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो वहां से असल में चीज शुरू होती है। तब मैं इधर उधर पता करने की कोशिश करता हूँ कि भाई प्रकाशन में क्या क्या चीज होती है ना, कहाँ से किताबें छपती हैं, मतलब प्रिंट होती हैं, है ना, उसमें क्या मतलब उसकी टेक्निकलिटी है ना, उसके दूसरे विवरण। तो ये सब वो प्रक्रिया बड़ी अचानक शुरू हुई थी, और आप ये कह सकते हैं कि उसको मतलब एक्सीडेंटल ही कहेंगे, कोई उसकी तैयारी नहीं। तैयारी आप ये कह सकते हैं बस कि तैयारी शायद ये रही होगी कि मुझे लगता है कि साहित्यिक प्रकाशक होने के लिए आपकी साहित्यिक पढ़ाई लिखाई और वो प्रशिक्षण भी होना चाहिए थोड़ा। तो वो शायद पढ़ने की जो एक अभिरुचि थी जो बचपन से दूसरी तीसरी चौथी कक्षा से रही होगी। भले हम शुरू में मान लीजिए पत्रिकाएं पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, बाद में वो आप मोटे मोटे वाले नॉवेल पढ़ने लगे, फिर जब 12th के बाद इलाहाबाद आया तो साहित्यिक नॉवेल पढ़ने लगे, उपन्यास पढ़ने लगे, कविताएं पढ़ने लगे और अन्य चीजें। तो वो जो अभिरुचियां हैं उन्होंने रोल प्ले किया होगा, शायद वही तैयारी हो रही होगी, लेकिन ऐसी कोई आप कह सकते हैं कि सोची समझी तैयारी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, नई वाली हिंदी की बात करते हैं शैलेश जी। 2015 के आसपास आपने ये टर्म कॉइन किया था मेरा ख्याल। और अच्छा, ये आपके लिए दोधारी तलवार रही है। मैं पर्सनली मेरा ये मानना है, नई वाली हिंदी, ये अगर इसे मैं गिमिक की तरह इस वर्ड को यूज करूं, ये जो गिमिक है आपका, क्यों वन आपको पाठकों के करीब ये लाया है, इसमें कोई शक नहीं है, बट साथ ही साथ आलोचना मिली है। जो परंपरावादी मुख्य धारा के लेखक हैं उनसे आलोचना मिली है। तो इस तो बारे में आलोचना मिलना तो चयन जी अच्छी बात होती है ना। देखिए, जब जैसे वो कहते हैं ना कि जब तक आप फ्लो के साथ जाएंगे, ठीक है, तो थोड़ी आलोचना मिलेगी। अगर आप फ्लो के विपरीत जाएंगे तो आलोचना मिलेगी। और जो मछलियां फ्लो के विपरीत जाती हैं वही फतह करती है ना कुछ। तो ये तो मतलब मुझे लगता है कि आलोचना मिलना एक अच्छी बात है, उसको आपको इस तरह से लेना चाहिए कि अगर आलोचना का मतलब है कि आप सबसे पहले ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए आप गो विथ फ्लो हैं, आप फ्लो के साथ जा रहे हैं, है ना, तो फिर आप किसी का ध्यान तो आप खींच ही नहीं पाएंगे। भाई नदी बह रही है, उसमें जैसे कचरा बह रहा है, जैसे गंदगी बह रही है, जैसे मान लीजिए कि मृत जानवर, मृत मछलियां बह रही हैं, वैसे ही मतलब आप बह रहे हैं, तो आप नोटिस में नहीं आएंगे। हो सकता है कभी ये नोटिस में आ जाए कोई नीचे जो है पहले से जाल बिछा के बैठा हो और उसको असल में चाहिए कुछ और, मतलब उसने जाल बिछाया किसी और चीज के लिए और ये कचरा उसको मिल जाए, ठीक है, तो उसका उस पर ध्यान जाएगा। नहीं तो ध्यान उसी पे जाएगा ना जो उस फ्लो के विपरीत जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जो आप आलोचना की बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही सकारात्मक चीज है। परंतु मतलब अगर वो आलोचना अगर हमें नहीं मिलती तो ये हमारी स्थापना भी नहीं होती। ऐसे आप समझिए कि आलोचना जो होती है, अगर आप कई बार इसको ऐसे भी कहा जाता है कि जब आप कोई भी चीज नहीं करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो पहले से स्थापित चीजें हैं वो आपको नेग्लेक्ट करती हैं। मतलब ये दुनिया का फॉर्मूला है। जैसे कोई भी चीज आप करेंगे, जैसे आपने ये पॉडकास्ट का चैनल शुरू किया है, ठीक है, तो और लोग भी कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आपकी तरफ अगर आप कुछ नया भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो पहले से स्थापित पॉडकास्ट की दुनिया में है वो पहले आपको नेग्लेक्ट करेंगे। यार होगा, बहुत लोग करते हैं, चयन भी कर रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। मतलब जब आप अच्छा करने लगेंगे, आपका नाम होने लगेगा, तो भी वो आपको रिजेक्ट करेंगे, नहीं उसमें एक कमी है, वो जो है सवाल यहाँ उठा करके वहां पटकता है, उसके पास फ्लो नहीं, कुछ भी मान लीजिए कमी निकाल सकते हैं, उसकी तैयारी अच्छी नहीं होती है, उसका माहौल अच्छा नहीं होता। लेकिन जब आप उसको भी पार कर जाएंगे तो फिर वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये हिंदियों के साथ भी, जो नई वाली हिंदी के साथ भी ऐसा है कि शुरू में वो देखिए अब वो एक तरीके से अब स्थापित हो रहा है। शुरू में क्या है कि शुरू में तो नेग्लेक्ट करते रहे लोग कि ठीक है यार ऐसा क्या, लोग पहले बुक फेयर में आते थे, नई वाली हिंदी कहते थे ये क्या बकवास है, ये कौन सी हिंदी आ गई, ठीक है, फिर लोगों ने उसको पहचानना शुरू किया, फिर लोगों ने मतलब नेग्लेक्ट भी करना शुरू किया। अब बहुत सारा वर्ग ऐसा है जिन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो देखिए ये चरण होता है हर चीज का।
तो मुझे लगता है कि ये सब यही इसका आनंद है। असल में ये हर एक चीज के बनने की एक प्रक्रिया होती है, तो ये बनने की प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि इसको आपको बहुत अच्छे सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए कि अगर उन्होंने आलोचना नहीं की होती, उन्होंने इसका निषेध इसके बारे में उल्टा सीधा नहीं कहा होता, तो आज ये जहां पर स्थापित होती जा रही है वहां नहीं हो पाती। बिल्कुल। अच्छा, इसी बारे में थोड़ा और कुरेदूंगा आपको, क्षमा चाहता हूँ पहले से शैलेश जी। आरोप भी लगे, भाषा का स्तर नीचे गिराने के एक आरोप लगा जो, तो कभी हुआ कि सामने से किसी ने आके कहा हो कि भाई ये आप जो कर रहे हैं ये? बहुत लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? मतलब प्रतिक्रिया यही रहती है कि भाई आप पढ़िए, आप पहले सारा कुछ पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। उनको देखिए, जो व्यक्ति अपनी एक सोच बना चुका है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपसे वो मतलब बहस करके आपकी बात मानने आया है। असल में वो आपसे झगड़ा करने आया है। मतलब वो आपकी बात सुनने वाला नहीं है, उसके कान बंद है, वो बस बोलने आया है। तो आमतौर पे प्रतिक्रिया मैं किसी भी तरह की नहीं देता हूँ। जैसे सोशल मीडिया पर तो अब तो बहुत कम हो गया। अब मुझे इनफैक्ट दुख होता है कि इतना कम क्यों हो गया, क्योंकि जब कम होने लगता है विरोध ना, तो ये भी डर लगा रहता है कि कहीं हम अपना रिलीवेंस खत्म तो नहीं हो रहा है हमारा। बिल्कुल, बैड पब्लिसिटी नहीं, और बैड पब्लिसिटी के सेंस में भी मैं उसको नहीं देखता। मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि अगर लोगों ने मान लीजिए हमारे बारे में बात करना कम कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा असर कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर सोशल मीडिया पर, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल दुनिया तो सोशल मीडिया पर ही है, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कुछ भी हो, तो सोशल मीडिया पर जब जहां कहीं भी 100 में से 90 जगहों पे आलोचना ही हो रही होती है, हो रही होती थी, तो उन जगहों पे जब आलोचना हो रही होती है, तो मैं कभी भी आज तक, मतलब मेरा रिकॉर्ड है, कहीं पे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जबकि वो हो सकता है कि ज्यादातर प्रतिक्रिया हम तक पहुंची जाती है, इसलिए पहुंच जाती है कि मान लीजिए कि मैं ना भी देख रहा हूं, आप मेरे दोस्त हैं, आपको लगेगा यार कोई तुम्हें गाली दे रहा है, वहां पे देखा तुमने, तो जाके देख लिया कि हाँ गाली दे रहा है। तो मतलब मेरी प्रवृत्ति प्रतिक्रिया उस तरह से देने की नहीं है। मेरी प्रवृत्ति अपनी रणनीति बनाने की है कि ये प्रतिक्रिया दे रहा, अगर उसमें कुछ ऐसी बात वो कह रहा है जो सचमुच में मार्के की है, जिसको आत्मसात कर लेना चाहिए, तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन आमतौर पे उसकी नासमझी समझ करके, उसकी मतलब उसको कमजोर बुद्धि का समझ करके हंस करके आगे बढ़ जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शैलेश जी, तो 2015 में, जैसा कि अभी आपने बताया, थोड़ा वापस चल रहा हूँ, नई वाली हिंदी जो टर्म कॉइन हुआ, जो अभी हम लोगों ने बात की, कैसे इस जुमला, अगर मैं कहूँ, इस पे आप कैसे अराइव हुए, कैसे ढूंढा कि यह जुमला? अब जुमला या गिमिक जो जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, देखिए ऐसा नहीं है। हमारे लिए पहले वो एक टैगलाइन थी। मतलब ये जो दो टर्म है, गिमिक या जुमला, वो हमारे नजर में कभी भी नहीं थी। हाँ, टैगलाइन जैसी चीज थी कि जब हम जैसे क्या होता है कि कोई जब ब्रांड आप बनाते हैं, तो ब्रांड कहता है ना कि मतलब कोई भी आपने बताया तो इसके नीचे आपने एक लाइन बनाई कि आपकी जिंदगी की कहानी। क्यों बनाया? बायलाइन टाइप की क्यों बनाया? कि इसको और डिफाइन करने के लिए, मतलब इसको एक और पहचान देने के लिए। ठीक है, मान लीजिए इसका BFC नाम होता, के नीचे इसका कोई और अर्थ होता और उसके दूसरे उप अर्थ होते जो आप यहाँ देना चाहते, तो देते क्यों? क्योंकि आप शायद अपनी चीजों को और ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से हमें भी लगता था कि यार हिंदुइज्म अकेला जो लगता है ना, वो लगता है अकेला है, उसको एक सपोर्ट की जरूरत है। तो वो सपोर्ट क्या हो, क्या उसकी नई पहचान हो सकती है? तो हमारे एक मित्र, मतलब लेखक भी हैं हिंदुइज्म के, उनका एक कविता संग्रह आया हुआ है, दर्पण शाह नाम उनका। तो दर्पण शाह ने कहा कि यार इसका एक नई वाली हिंदी एक चीज हो सकती है, जो इस टर्म में वो बात है जो कभी भी पुरानी जैसी नहीं लगती। मतलब नई वाली, नई हिंदी हम लोगों ने नहीं कहा, ये नई वाली कहा। ये आपने बहुत बढ़िया बात की, मैं इस चीज पे आने वाला था। अब क्योंकि आप मेरे साथ हैं और इस बारे में बात हो रही है जी, मुझे ये बताइए, नई वाली हिंदी क्या है? और अगर नई वाली हिंदी है तो क्या पुरानी हिंदी भी कोई चीज है? देखिए, कभी भी कोई चीज, जो भाषा जो होता है, भाषा जो है वो दिन प्रतिदिन नई हो रही है। मतलब आज जब हम जहाँ पे बात कर रहे हैं और आज से 20 साल पहले की जो भाषा थी वो अलग रही होगी। भाषा है क्या कि मतलब जो उस समय का समाज है ना, उस समय का जो जीवन है, उसको किस तरीके से भाषा अभिव्यक्त करता है, वही भाषा है उस समय की। यानी कि जो 2000 की भाषा होगी वो 2025 की नहीं होगी, उसके तरीके बदल जाएंगे, उसकी शब्दावली में थोड़े बहुत मतलब वो फेर बदल कर जाएगी, है ना। वो भाषा इवॉल्व होगी, भाषा विकसित होगी। तो जैसे आपने सुना होगा कि भारतेंदु ने भी कहा था 20वीं शताब्दी के शुरू में कि हिंदी अब नए चाल में ढली। तो
उस समय भी हिंदी नई हो रही थी। क्यों? क्योंकि अमीर खुसरो की हिंदी तो अलग थी ना, उसके बाद हिंदी कहाँ आ गई। अब हिंदी 2025 में वो अलग है। तो नई वाली हिंदी से हमारा मतलब ये था कि ऐसी हिंदी, एक ऐसी भाषा जो आजकल के लोगों को अभिव्यक्त करती है, समकालीन लोगों की, आज आपकी दुनिया को एक वो अभिव्यक्त करती है, आपके सुख दुख, आपके पश्चाताप, जो भी कर लीजिए, जो आपके भाव हैं, आपका जो जीवन है, उसको जो बहुत अच्छे तरीके से रख सकती है दुनिया के सामने, वो जो हिंदी है वो नई वाली हिंदी है। इसका ये अर्थ नहीं है कि मतलब जो पुरानी वाली हिंदी वो इससे कुछ अलग थी। हर चीज का आप एक नामकरण करते हैं ना। हमने कहा कि भाई इस समय जो हिंदी है वो हमारे नजर में नई वाली हिंदी है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि बहुत पहले तक हिंदी में शास्त्रीयता का बहुत आग्रह था कि भाई एक हिंदी स्टैंडर्ड रूप होना चाहिए उसका। हमें ऐसा लगता था कि नहीं, अब जमाना बदल चुका है। अब जैसे ना जैसे कैसे आप कहते हैं कि आप ग्लोबल दुनिया के वाशिंदे हैं, तो देशों की बाउंड्रीज एक तरीके से खत्म हो रही है, एक देश और दूसरे देश की सभ्यता और संस्कृतियां आपस में मिल रही हैं। उसी तरीके से अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भाषा को लेकर के बात करें, तो एक भाषा मान लीजिए अगर हरियाणवी है, ठीक है, एक राजस्थानी है, तो उसका जितना ज्यादा आवागमन हिंदी में है, ठीक है, या एक पंजाबी का आवागमन जितना हिंदी में है, उसको बहुत सहजता से साहित्य में भी शामिल किया जाना चाहिए, साहित्य में उसे मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये रहा नई वाली हिंदी का उद्देश्य कि जो ऐसे लोग जो हिंदी को बहुत शास्त्रीय मान करके, और जब आप उसको शास्त्रीय मानते हैं ना, तो उसको हमेशा आप गंभीरता के डब्बे में बंद करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन दुनिया में तो हर चीज गंभीरता के दायरे में बंद करके तो चलेगी नहीं, है ना। सामान्य व्यक्ति तक तो उस लबादे के साथ पहुंचेगी नहीं। तो सामान्य व्यक्ति को ये समझाने के लिए केवल हमने भाषा नहीं बदली, हमने उसका केवल एक अप्रोच बदला कि भाई देखो भाषा तो वही है, हमने कहा नहीं, बदल चुकी है, ये तुम्हारे मतलब की हो सकती है, ये वो वाली हिंदी नहीं है जिससे तुम दूर भागते रहे थे, ये नई वाली हिंदी है जो तुम्हारी मित्र हो सकती है, जो तुम्हारी मतलब प्रेमी या प्रेमिका हो सकती है, ये वो वाली हिंदी है जो जिससे तुम प्रेम कर सकते हो, जो तुम्हारे साथ चल सकती है। तो ये जो मतलब एक तरीके का आप कह सकते हैं कि ये जो सोच थी वो नई वाली हिंदी के माध्यम से हमने लोगों के सामने इंट्रोड्यूस की, और लोगों ने उसको शायद आप देख ही रहे हैं कि लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो हमने भाषा में कोई फेरबदल नहीं की। भाषा तो प्रकाशक बदल भी नहीं सकता, भाषा प्रकाशक थोड़ी तय करता है, भाषा तो लिखने वाले, बोलने वाले और मतलब उसका इस्तेमाल करने वाले बनाते हैं लोग। भाषा कैसे बनती? इस्तेमाल करने से। संस्कृत तो बहुत अच्छी भाषा है, उससे बढ़िया तो कोई वैज्ञानिक भाषा नहीं मानी जाती, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होती तो वो ठीक है, वो पूजनीय है, लेकिन वो दिखलाई नहीं पड़ती ना दुनिया के सामने, प्रैक्टिकली नहीं। तो भाषा को बचे रहने के लिए उसके इस्तेमाल करने वाले लोग बचे हुए होने चाहिए। तो जो हिंदी इस्तेमाल हो रही है, आप पाएंगे कि उस हिंदी के पास कितनी सारी भाषाओं के का आवागमन है उसमें। मतलब आप दिल्ली में जहां आप बैठे हुए हैं, जहां हम और आप बात कर रहे हैं, यहाँ की हिंदी में कितनी पंजाबी मिली हुई है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अगर एक ऐसी हिंदी है, उस हिंदी में मान लीजिए कोई उपन्यास है जिसमें बहुत सारा पंजाबीपन है, मतलब एक पंजाबी हिंदी है, हाँ, जइयो तो ले आइयो, मान लीजिए यहाँ बोलते हैं ना, तो जइयो तो खड़ी बोली हिंदी नहीं है, तो लेकिन अगर क्या हिंदी साहित्य उसको एक्सेप्ट करेगा? पहले का नहीं करेगा, नहीं करता होगा, लेकिन हम करेंगे। नई वाली तो ये नई वाली हिंदी। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं शैलेश जी। हिंद युगम की जीत मुझे जो लगता है जो बहुत तेजी से पाठकों को और लेखकों को, दोनों को भाई, वो है आपने जिस तरह से मार्केट किया, हिंदी को मार्केट किया, और जिस तरह आपने अपनी पुस्तकों को मार्केट किया। इसमें इसी सिलसिले में आपका मैं फिलहाल में इंटरव्यू देख रहा था, और मैं आपको कोट नहीं करूंगा, पर बेसिक सेंटिमेंट आपका जो इस बात का ये था कि हर प्रकाशक को, अच्छा आपने इंडस्ट्री शब्द इस्तेमाल किया था, बट हर प्रकाशक को ग्रो करने के लिए कुछ चेहरों की जरूरत है, स्टार्स जिसे मैं कहूंगा। अब मुझे लगता है ये आपका मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि वाकई इट वर्कड इन योर फेवर। पर मुझे साथ ही साथ ये भी लगता है, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ आपको, दिव्य प्रकाश दुबे जी है जैसे, बहुत बेहतरीन लेखक है, पर साथ ही साथ वो नई हिंदी का चेहरा बन गए हैं। नई हिंदी की जब कोई बात करता है तो
दिव्य प्रकाश जी का नाम ना आए बीच में संभव नहीं हो गया है आज की तारीख में। पर आपको नहीं लगता है कि अगर आप वही 4-5 चेहरों पे जो आपकी डिपेंडेंस है, मान लीजिए कल को आपका कोई एक ऑथर जिसको आप अपना चेहरा मानते हैं, कोई लेखक जिसे आप चेहरा मानते हैं, वो किसी दूसरे प्रकाशक के साथ चला गया, वहां जाके छाप दिया, तो आपको नहीं लगता ये आपके लिए घाटे का सौदा हो जाएगा? नहीं, लेकिन देखिए, वो आपको ऐसा लगता है कि हमारी डिपेंडेंसी उस पे है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। हमें इसलिए ऐसा नहीं लगता क्योंकि हम लगातार, मतलब आज जिस वक्त मैं आपके साथ बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, इस समय भी मेरा सिस्टम, हिंदुज़म का जो सिस्टम है, वो इसी प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे नए चेहरे खोजे जाएं। ठीक है, तो कोई भी संस्थान किसी भी फील्ड में काम करती हो, मतलब विशेष तौर पे अगर हम आर्ट के फील्ड की बात करते हैं, तो कला और साहित्य के क्षेत्र में कोई भी संस्थान को लगातार नए चेहरों की जरूरत होती है। लेकिन चेहरे पा लेना आपके हाथ में हमेशा नहीं होता, आप प्रयास करते रहते हैं। तो हम लोग उस प्रयास में हमेशा रहते हैं। तो हमारी डिपेंडेंसी ऐसा नहीं है कि उन्हीं लोगों पर, मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों पर होगी, ऐसा नहीं। कि आपने एक वो बात कही कहीं और से छपने, मैं कहता हूँ ऐसा हो जाए कि वो लिखना ही बंद कर दें, क्योंकि लिखने की गारंटी तो है नहीं, हमेशा उनके कलम से अच्छा निकले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब आपने एक तो वैसी बात की कि वो भी एक संभावना हो सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा अधिक आमतौर पे प्रैक्टिकल संभावना जो दिखती है बहुत सारे लेखकों के साथ, और हमेशा ऐसा होता आया है कि बहुत सारे लेखक, मतलब लेखक कोई फैक्ट्री नहीं होता कि वो जब मर्जी तब वो निकाल सकता है उसमें से। हो सकता है कि वो उसका लिखने से उसकी रुचि ही कम हो जाए, उसको लिखने में आनंद कम आने लगे, तो ये खतरे तो रहते हैं। तो इसीलिए कोई भी प्रकाशन संस्थान, हम ही नहीं कोई और भी होगा जो हमारे समकालीन प्रकाशक होंगे, वो सारे ही नए चेहरों की तलाश में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको लग रहा है ऐसा कि हमारी डिपेंडेंसी है। अगर आपको लगता है कि आप हमारी डिपेंडेंसी है, तो आपको ये लगना चाहिए कि लगातार हमारी कोशिश नए चेहरों को तलाशने में रहती है। और बहुत सारे नए, जैसे अभी आपने शुरुआत के बातचीत में बताया था अशोक पांडे जी का, तो अशोक पांडे जी अभी इधर जब से हम लोगों ने नवलपु झन्ना उनकी प्रकाशित की है, वो हमारी शीर्ष बिकने वाली किताबों में है। तो उनपे भी तो डिपेंडेंसी हुई। अतुल कुमार राय का आपने नाम सुना होगा, उनकी किताब अभी तक एक ही आई है, लेकिन वो जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए, जो आपने कहा कि नाम जुड़ जाता है, जैसे कि आपने दिव्य प्रकाश दुबे जी का नाम लिया, तो जब कोई भी चीज शुरू हो रही होती है और जो उस समय, मान लीजिए कि उस शुरू करने के समय शामिल होते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा श्रेय तो उन्हीं को मिलेगा ना। तो वो, क्योंकि उन्हीं के दौर में वो चीज शुरू हुई। नई वाली हिंदी जब क्वाइन हुई, तो उस समय ही ये लेखक लिखना शुरू कर रहे थे। निखिल सचान, दिव्य प्रकाश दुबे, नीलोत्पल मिराल, सत्य व्यास, अनु सिंह चौधरी, मानव कौल, ये उसी दौर के लेखक हैं। जब वो शुरू हो रहे थे, नई वाली हिंदी हमने किया था, नई वाली हिंदी की स्थापना में हम लगे हुए थे, और इन्हीं लेखकों के सहारे लगे हुए थे। तो ये लोग तो हमेशा गिने ही जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ आज से 50 साल बाद भी ये नई वाली हिंदी के लेखकों की तरह ही तो गिने जाएंगे। तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए। अगर उनका उसमें श्रेय है, उनकी उसमें, मतलब उनका लिखा, उनके प्रयास शामिल हैं, तो उनकी तो पहचान उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा डिटोर लूंगा यहाँ से शैलेश जी। आजकल प्रकाशक, एक नया ट्रेंड पिछले कुछ सालों में देखने को आ रहा है कि लेखकों से ज्यादा वो लोग जो सोशल मीडिया पे जिनका फुटप्रिंट मजबूत है, खूब सारे फॉलोअर है, हजारों लाखों की तादाद में फॉलोअर है, उनको छापना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक भावी साहित्यकार जो अपना नाम बनाना चाहता है साहित्य में। तो आपको नहीं लगता ये जो प्रैक्टिस है, इससे जो हकदार साहित्यकार है उनका हक छिन रहा है? नहीं, देखिए, मुझे तो, मतलब अगर हम अपनी बात करें, क्योंकि हम दूसरे की बात तो नहीं कर सकते, हम इन सारी चीजों के बीच ना एक संतुलन बनाने की ही कोशिश हमेशा से करते रहे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम साल भर में 50 किताबें प्रकाशित करते हैं, तो 50 में से अगर आप हमारा कैटलॉग कभी भी उठा करके देखेंगे, तो कम से कम 25 ऐसे लेखक होते हैं जो पहली दफा प्रकाशित हो रहे होते हैं, और वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं होते। मतलब वो ऐसे नए लोग होते हैं जिनको केवल और केवल हम इस आधार पे छाप रहे होते हैं कि हमारा जो संपादकीय विभाग है उसको लेकर के कितना कॉन्फिडेंट है। अगर वो उस पर भरोसा दिखाता है, उसको लगता है कि हाँ, इसे प्रकाशित करना चाहिए, ये मतलब
हमारे नए ध्वजवाहक हो सकते हैं, ये हिंदी साहित्य में नए तरह का पाठक जोड़ सकते हैं, नई तरह इनकी रचना जो है हिंदी के लिए एक नई किस्म की रचना साबित हो सकती है। तो हम वैसे लोगों को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया अब दुनिया की एक अल्टीमेट हकीकत बाजार है ना, और एक बाजार है, और उसमें बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी वजह से मतलब बहुत सारी चीजें ड्राइव हो रही हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो लिखता भी है और वो बहुत लोकप्रिय है ना, अपनी सोशल मीडिया की दुनिया में, तो अगर आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और आप उसको नई जगह दे रहे हैं, तो आप अपने ही बिजनेस को तो जूता दिखा रहे हैं, मतलब वो ठोकर मार रहे हैं ना। आप एक कह रहे हैं कि नहीं यार, मतलब मुझे कमाना ही नहीं, ठीक है, मुझे केवल गंवाना है या मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको हमेशा लाभ कमाने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो आप उनको जरूर छापना चाहिए, क्योंकि उससे आप अगर वैसे लोगों की किताबें आप प्रकाशित कर रहे हैं और मान लीजिए 10 में से 9 दफा वो आपके प्रयास सफल हो रहे हैं, तो आपको हर साल 25 ऐसे नए लोगों को छापने की शक्ति आएगी। 25 नए लोगों पे जो आप रिस्क ले रहे हैं वो कहाँ से आएगा? क्योंकि ये तो रिस्क है ना, जो आपने कहा कि जो सचमुच में उसके लिए पात्र हैं, तो उन पात्र व्यक्तियों को दुनिया तक पहुंचाने में तो बहुत सारा संसाधन, बहुत सारा धन, बहुत सारा श्रम, बहुत सारा समय आपका जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारा सब कुछ लगाने के लिए तो आपको पैसा चाहिए। तो वो पैसा अगर उन माध्यमों से आ रहा है, जिस माध्यम में आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है अपनी एक दुनिया बना चुके हैं, उनको पढ़ने वाले लोग पहले से तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है, वो करना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मतलब ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिखी किताबें लंबी रेस का घोड़ा होने की संभावना बहुत कम होती है। वो आपको एक दफा कमा के दे सकती है, वो 100 सालों तक कमा करके नहीं दे सकती। तो 100 साल तक जो कमा करके देने वाली किताबें हैं, यहाँ पे कमा करके देने से आशय केवल पैसा कमा के देने से नहीं है, नाम कमा करके देने से, साहित्य में आपकी स्थापना को कमा करके देने की। तो वो जो 100 साल वाले लोग हैं, उनकी पहचान करके उनको दुनिया के सामने लाने की जो शक्ति आप अर्जित करना चाह रहे हैं, उसमें ये लोग आपके मददगार होते हैं, ये सोशल। और इन्हीं लोगों के माध्यम से आपको ऐसे नए पाठक मिलते हैं जो आपके इन किताबों के भी पाठक बनते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके बीच आपको संतुलन बनाना चाहिए और उनको जगह देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि अब इस विषय को हमने छेड़ ही दिया है, तो इसी से रिलेटेड एक सवाल और है। शैलेश जी, क्या ये सत्य है कि प्रकाशक कुछ ऐसे भी हैं जो नए लेखकों से खासतौर पे उनकी किताब छापने के लिए पैसा लेते हैं? नहीं, मतलब ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी। देखिए, 2 तरह की पब्लिशिंग होती है। मैं सेल्फ पब्लिशिंग की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, ट्रेडिशनल पब्लिशर, मतलब अगर ऐसा लोग कर, देखिए क्या है कि हिंदी में, विशेष तौर पे हिंदी में सेल्फ पब्लिशिंग को ना बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है। जैसे सेल्फ पब्लिशिंग को जैसे जाति वाला ऊंच नीच है ना, छुआछूत है, उसी तरीके से साहित्य की दुनिया में सेल्फ पब्लिशिंग उसी तरह के छुआछूत का शिकार है, विशेष तौर पे हिंदी में। हिंदी में अगर कोई लेखक सेल्फ पब्लिश्ड है ना, यानी उसने अपने पैसे खुद लगाए हैं छपने के लिए, तो जो उसके दूसरे साथी लेखक हैं, हो सकता है उन्होंने भी चुपके लगाए हों, ठीक है, वो भी उसको हे मानते हैं, उसको छोटा मानते हैं, ठीक है। तो ये जो आचरण है, ये जो सोच है, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल पब्लिशर भी पैसे लेते हैं, लेकिन छिपा के लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेखक भी नहीं चाहता है कि दुनिया को ये पता चले कि इसने मेरे से पैसे लिए। और जो लेता है उसको भी लोग खराब नजर से देखते हैं, उसको लगता है इसने शोषण कर लिया है, ये इसको लूट रहा है, तो वो भी कहता है कि यार देखो, ये मत बताना किसी को, है ना। तो ये इस तरह की चीजें साहित्य में, मतलब साहित्यिक प्रकाशनों में चलती है। लेकिन हम लोगों का तो मतलब जहां तक हिंदुओं की बात है, तो हिंदुओं ने तो सेल्फ पब्लिशिंग और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग का विंग बहुत शुरू से ही बहुत अलग रखा था। हिंदुओं ब्लू नाम का हमारा इम्प्रिंट सेल्फ पब्लिकेशन करता रहा है। इधर पिछले 3-4 सालों से हमने वो भी एक तरह से बंद कर दिया, मतलब हम पूरी तरह से ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आ गए। लेकिन जो आपने बात कही उसको दोबारा अगर मैं दोहराऊं कि क्या लोग ऐसा करते हैं, तो हाँ, ऐसा सुनाई पड़ता है। और मुझे लगता है कि उसके पीछे की वजह ये नहीं है जो आप समझते हैं, कि उसके पीछे की वजह कोई दुर्भावना नहीं है। उसके पीछे की वजह वो डर है जो प्रकाशक और लेखक दोनों को, कि भाई समाज में हम बहिष्कृत हो जाएंगे एक तरीके से। मतलब बहिष्कृत कोई क्या करेगा, लेकिन मतलब लोग इस तरह की बात करेंगे कि यार देखो, उसने बड़ा गंदा काम किया, उसने पैसे लिए, या उसने देखो कितना, वो तो लेखक भी नहीं, वो तो अपनी किताब पैसा देके छपवाया। अच्छा,
ये आपको नहीं लगता शैलेश जी कि सेल्फ पब्लिशिंग, जैसे अगर एक पब्लिकेशन हाउस ट्रेडिशनल पब्लिश कर रहा है ट्रेडिशनली और साथ ही साथ सेल्फ पब्लिश कर रहा है, तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? मैं कारण बताऊंगा अपने सवाल का। मैं अगर ट्रेडिशनली एक किताब पब्लिश कर रहा हूँ, मेरे पास लेखक आया, मैंने किताब छापी, मेरा प्रयास रहता है कि वो किताब बाजार में जाए, ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रतियां बिकें और मुनाफा मुझे मिले ताकि मैं अपने लेखक को रॉयल्टी दे सकूं। बट अगर मैं एज अगेंस्ट अगर मैं एक सेल्फ पब्लिशर को देखूं, तो सेल्फ पब्लिशर को ऐसी कोई ललक नहीं होती कि भाई मेरी किताब बिक जाए। क्यों? क्योंकि उसे लेखक ने पैसा दे दिया, उसने किताबें छाप दी, प्रिंट आउट डिमांड करके बैठ गया। है तो देखिए दोनों हाँ। का ना बिजनेस मॉडल अलग है। एक का बिजनेस मॉडल, एक देखिए सेल्फ पब्लिशिंग क्या है। सेल्फ पब्लिशिंग ये है कि एक लेखक को ऐसा लगता है कि मेरी किताब बिक सकती है, मेरी किताब को दुनिया के सामने आना चाहिए। और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में लेखक और पब्लिशर दोनों को लगता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आपका अल्टीमेट क्लाइंट कौन होता है? पाठक होते हैं। और सेल्फ पब्लिशिंग में आपका मोटे तौर पे क्लाइंट कौन होता है? लेखक होता है। हाँ। तो दोनों के पर्पज अलग हैं। तो इसमें, और ये ऐसा नहीं है ना कि ये कोई चोरी छिपी बात है, ये तो घोषित बात है ना। आप कहीं से भी सेल्फ पब्लिश हो रहे हैं तो मोटे तौर पे ये आपको पहले दिन से ही क्लियर होता है। अगर ये क्लैरिटी किसी लेखक को नहीं है तो मुझे लगता है कि ये उसकी गलती है, उसकी तैयारी पूरी नहीं है, उसका रिसर्च पूरा नहीं है। अगर वो ये नहीं जानता है कि सेल्फ पब्लिशिंग के क्या अर्थ होते हैं और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के क्या अर्थ होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको ये तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। अच्छा, अभी मैं जैसे आपको बता रहा था शैलेश जी कि अभी मैं नैनीताल गया था, तो मैं अशोक जी के साथ बैठा था, बड़ी मजेदार उनसे बातचीत हुई थी। तो अशोक पांडे जी ने एक बड़ी मजेदार बात कही, और ये फैक्ट है अभी जो हम लोगों ने शुरुआत में बात की कि कम से कम 40 करोड़ पाठक हैं हिंदी के। पर उसके बावजूद अगर मैं बड़े बुक स्टोर्स पे जाऊं, मैं एयरपोर्ट्स पे जाऊं, मैं बड़े लाउंजेस में जाऊं, लाइब्रेरीज में जाऊं, हिंदी किताबों बहुत कम मिलती हैं। अंग्रेजी किताबें ज्यादातर शेल्फ्स उन्होंने ढक रखी हैं, गिनी चुनी हिंदी किताबें होती हैं। हाँ, पर मुंशी प्रेमचंद मिल जाएंगे। आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि हिंद युगम की किताबें वहां मिल जाती हैं अक्सर, तो कहाँ गलती कर रहे हैं बाकी प्रकाशक? आप नहीं, कोई गलती नहीं, हम भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमारे करने की बात नहीं है। देखिए चयन क्या है कि भारत में हिंदी और अंग्रेजी जो है ना, वो एक बड़ा सोशल स्टेटस और उससे जुड़ी हुई चीज है। मतलब ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है। तो है क्या, अभी आप देखो कि पिछले 3-4 महीनों से जो दीवार में खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल का जो उपन्यास है, वो अमेज़न पे बहुत समय तक, मतलब इन 3 महीनों में या 4 महीनों में 70% टाइम्स वो नंबर 1 पे रही। मैं तो कब से नंबर 1 पे देख रहा हूं। अभी तो अभी सेल के पीरियड में तो नंबर 1 तीनों दिन, अभी भी आज भी आप भी सोचें ओवरऑल सारी कैटेगरी में, यानी अगर हिंदुस्तान में उनकी वेबसाइट पे 5 करोड़ किताबें लिस्ट होंगी तो उसमें आज की डेट में जो सबसे ज्यादा किताब बिक रही है वो क्या है? दीवार में खिड़की रहती थी, टेक्स्ट बुक से भी ज्यादा, ठीक है। लेकिन यही अगर आप जिन बुक स्टोर्स की बात करेंगे, आप वहां जाकर के देखेंगे तो अंग्रेजी की जो नई किताब होगी जो उससे काफी बुरा परफॉर्म कर रही होगी, उसका उन्होंने ना पाइलअप डिस्प्ले कर रखा होगा। आप घुसेंगे तो उसका एक पिरामिड बना हुआ होगा, एक के ऊपर एक, कोई एक डिजाइन में रोज नई किताब लग जा रही होगी, या जो उस समय की बेस्टसेलर चल रही है उसको उन्होंने लगा रखा होगा, उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं। लेकिन दीवार में खिड़की रहती थी का क्या होगा कि वो हिंदी किताबों का एक पीछे जो सेक्शन है उन स्टोर्स में, उसी में कहीं वो दुबकी पड़ी हुई हो। जबकि अमेजोन का नंबर 1 होने का मतलब यह है कि इंडिया में आजकल अगर किताब के मामले में कम से कम बात करें तो अगर जो लोग अमेजोन पे पढ़ रहे हैं ना, वही लोग बाहर भी पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि जो किताब वहां नंबर 1 चल रही है तो वो लोग, आप दुकान वाले से पूछेंगे तो वो बताएगा कि हाँ इस किताब की डिमांड है कहीं से भी। तो तब भी जो है हिंदी अपनी जगह नहीं बना पाई। तो इसके पीछे वो अंग्रेजी सोच है, हिंदी विरोधी सोच, लोगों की मानसिकता, दुकानदारों की भी, खरीदारों की भी और दुकानदारों की भी, जो किताब दुकानों तक किताब खरीदने जाते हैं ज्यादातर लोग, उनकी मानसिकता इसमें हिंदी अंग्रेजी का अंतर करती है। उनको ये लगता है कि हिंदी की किताबें इतनी बिकने के बाद भी उनको ये लगता है कि हिंदी की किताबों की वो जगह नहीं हो सकती जो अंग्रेजी की किताबों की हो सकती है। तो अगर वो, जबकि आप देखिए उनके पास परसेंटेज सेम है, कमीशन सेम है,
अगर दीवार में खिड़की रहती थी कि वो साल भर में 5,000 कॉपी बेचेंगे तो वो उतने ही पैसे कमाएंगे जितने की किसी अंग्रेजी किताब की 5,000 कॉपी बेचेंगे। ये कमाई भाषा डिपेंडेंट नहीं है, ये कमाई तो परसेंटेज में मिलती है, तो परसेंटेज तो उसमें भी उतना ही मिलेगा। लेकिन दुकानदारों की भी सोच, बड़े बड़े जैसे नेटवर्क वाले दुकानें भी, जो जैसे क्रॉसवर्ड आपने लिया, हम तो उनके साथ लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी सोच भी ये है कि हिंदी की किताबें उनके लिए रिस्की हो सकती, पता चला ना बिके। तो ऐसा इसलिए भी है कि पिछले मतलब मैं तो 20-22 साल से इस दुनिया को देख रहा हूँ, उससे पीछे की भी जो बहुत सारे लोगों से जब बातचीत करता हूँ, पुराने लोगों से समझ में आता है कि हिंदी की किताबों का ना कभी मार्केट नहीं रहा था, और विशेष तौर पे साहित्यिक किताबों का तो बिल्कुल भी नहीं रहा था। मतलब दीवार में खिड़की रहती थी जैसी लोकप्रियता किसी साहित्यिक किताब ने 1 साल के भीतर कभी नहीं पाई। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जैसे गुनाहों का देवता, राग दरबारी और तमाम किताबें जो मतलब आपका बंटी और कई सारी ऐसी किताबें, चित्रलेखा, जो लोगों की मतलब शेल्फ में मिलती रही, लेकिन उनके पढ़ने वाले ऑडियंस हमेशा बहुत छोटी रही, बहुत नीश रही है। लेकिन उन नीश ऑडियंस से बाहर जाकर के किसी किताब ने बहुत आउट परफॉर्म किया है, जिसको कहते हैं, तो वो दीवार में खिड़की रहती थी। तो लेकिन समाज की सोच तो नहीं बदली है, समाज तो अभी हिंदी को उसी जगह पर रखती है। तो मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है वो अपनी जगह जायज है, और उसका उत्तर यही है कि उसका कारण यही है कि भाई हिंदी को वो जगह ही नहीं मिली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2-3-4 सालों में जिस तरीके से माहौल बन रहा है इंटरनेट की वजह से, आने वाले समय में इन्हीं बड़ी बड़ी दुकानदारों पे, चमकदार दुकानों पे, अगर ये दुकानें बची रही, एक शर्त ये भी है, क्योंकि अब धीरे धीरे इन दुकानों के ऊपर भी मतलब ई कॉमर्स की हथौड़ा पड़ रहा है। तो अगर ये दुकानें बची रहती हैं तो आपको वहाँ हिंदी जो है बहुत मतलब प्रमुखता से दिखलाई देने वाली है। अच्छा, आपने दीवार में खिड़की की बात करी, अनुमान क्या है, 1 लाख किताबें बेच देंगे इस साल खत्म होते मतलब इतना अनुमान तो है, उससे ज्यादा ही बिकना चाहिए। बहुत किताब मतलब अभी तक ही 50,000 किताब बिक चुकी है 4 महीने तो 1 लाख तो कर देंगे। तो आने वाले समय में ऐसा तो है नहीं होगा नहीं कि जीरो हो जाए, थोड़ी गति धीमी हो सकती है, यही गति बनी रहे तो ज्यादा भी हो सकता है। जबकि किताब का बहुत मतलब पायरेटेड संस्करण, जैसे कोई भी किताब जब बहुत पॉपुलर होती है तो उसके पायरेटेड संस्करण मार्केट में मिलने लगते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे असंगठित मतलब आप कह सकते हैं कि वितरण तंत्र हैं जिनको पकड़ पाना और काफी मुश्किल होता है, तो वो किताबों के जाली संस्करण जैसे बेचने लगते हैं। फुटपाथों पे आप देखते हैं जो किताबें वो आमतौर पे जाली होती हैं। तो वास्तव में तो अगर आप उन जाली किताबों का एस्टिमेट अगर आप निकालें, मैं अपने अनुभव से, तो मुझे लगता है कि अब तक तो दीवार में खिड़की रहती थी 1.5-2 लाख प्रतियां बिक चुकी होंगी। मतलब बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया। हाँ, तो वो और हिंदी किताब के लिए जहां अभी हम लोग हिंदी खुद ही शुरू में जब हम प्रकाशन में आए 2010 में, तो हम तो 200-250 के ऊपर सोचते ही नहीं थे, और 200-250 भी हमने 2 साल तक नहीं बेचा था। पहला 500 कॉपी हमने 2012 के अंत में बेचा। तो आप एक ऐसी दुनिया से आते हैं जहाँ पे कभी कोई किताब नहीं बिकती रही थी, बहुत रेयर किताब आपको मिलती थी जो बिकती है। वैसे में इस तरह का माहौल बनना तो बहुत अद्भुत है, सकारात्मक। बुक डिस्ट्रीब्यूटर मैं मान के चल रहा हूँ करीब 50% ले लेते हैं MRP का, तो क्या ये सोचना सही होगा कि भाई अगर एक प्रकाशक है जो कह रहा है कि भाई ये 500 किताबें छपी हैं मेरी, 200-300 तो मैं बेच लूंगा, तो 200-300 मैं रोक लेता हूँ, वो मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा, और 100-200 जो है 50% मार्जिन पे मैं बुक शेल्फ में प्लेस करा देता हूँ। क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि किताबें नहीं दिखती हैं बुक स्टोर्स में उतनी? नहीं, बुक स्टोर में किताबें ना आपकी वजह से, आपके चाहने से नहीं दिखेंगी। जैसे मतलब आप चाह लें, अब एक आपको प्रसंग बताता हूँ। एक मेरा मित्र है, वो बाद में उसने भी प्रकाशन शुरू किया 2014 में, जब हमारी शुरू में किताबें बिकने लगी थी, तो उसने एक बार मेरे से कहा कि शैलेश जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपको अपने बिजनेस को स्केल अप करने में क्या परेशानी आ रही है। तो मैंने कहा कि यही परेशानी आ रही है कि किताबें सब दुकानों पे नहीं दिख रही हैं। तो उसने बोला कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं 5 करोड़ रुपए लगा दूंगा, ठीक है, और सब जगह किताब पहुंचा देते हैं। तो मैंने कहा कि 5 करोड़ इसलिए आप लगाना चाह रहे हो ना ताकि 1 लाख कॉपी छाप सके। तो 1 लाख कॉपी छाप देने से उसको रखने के लिए कौन तैयार है? मेरे छाप देने से थोड़ी कोई तैयार हो जाएगा। उसको उसकी मांग भी दिखनी चाहिए ना। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जब तक दुकानों से उसकी मांग नहीं आएगी या एक माहौल बनता हुआ नहीं देखेगा, वो आपकी 2 किताब नहीं रखेगा, क्योंकि उसके
उसको रखने का मतलब ये है ना कि वो अपने पास पहले लेगा, फिर दूसरों को भेजेगा। तो अगर वो किताब नहीं बिकी तो अल्टीमेटली ठीक है, नुकसान आपका है, लेकिन ये जो पूरा एक लॉजिस्टिक लगा, उसका नुकसान तो उसे भी झेलना पड़ा ना। तो आप जो कह रहे हैं कि ये वजह तो नहीं, नहीं ये वजह नहीं है, ये वजह ये है कि उन किताबों की कोई मांग नहीं, या उन प्रकाशकों ने जिनकी आप बात करना चाह रहे होंगे, उन्होंने उसकी मांग बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो इसलिए उनकी किताबें नहीं दिख रही क्योंकि उन्होंने तो 500 छाप ली, 250 जो आपने बताया, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, डिमांड और सप्लाई की जैसे की बात हुई शैलेश जी, अभी जैसे मैंने बताया आपको, मैं अशोक जी के साथ बैठा था, उन्होंने एक वाकया बताया जहाँ पे एक किताब, एक लेखक ने किताब लिखी, अकादमी अवार्ड जीता किताब ने, और उसे साल के अंत में 600 रुपए की मात्र एक चेक आता है रॉयल्टी के नाम पर। तो क्या ये डिमांड नहीं है, इसलिए मतलब किताब बिक नहीं रही है? जब बिकेगी नहीं तो रॉयल्टी कहाँ से आएगी? देखिए, मतलब जो पहली बात तो जो अवार्ड की आपने बात की, मतलब अवार्ड भी जो है ना, देखिए मतलब कुछ अवार्ड्स तो ऐसे होते हैं जिनको मीडिया बहुत तरजीह देता है, जिससे एक पहचान जुड़ जाती है या उसकी वजह से फायदा होता है। जैसे कि मान लीजिए भारत का ज्ञानपीठ अवार्ड, और मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बुकर अवार्ड, और वैश्विक लेवल पे अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा जो भारत में कई तरह के अवार्ड्स जो मिलते हैं, उसमें हालांकि अकादमी अवार्ड भी बड़ा है, लेकिन अकादमी अवार्ड चूंकि बहुत सारी भाषाओं में दिया जाता है, और अब अकादमी भी कई तरह के कैटेगरीज में देने लगी है, तो वो कोई सिंगल अवार्ड नहीं रहा, मतलब बहुत सारी बड़ी संख्या हो गई अवार्ड की। बाल साहित्य के लिए अलग अवार्ड है, अनुवादकों के लिए अलग अवार्ड है। तो जब इस तरह से अवार्ड दिए जाने लगते हैं ना, तो अवार्ड असल में ख्याति से ज्यादा वो एक तरीके से प्रोत्साहन का काम करने लगते हैं। उनका उद्देश्य हो जाता है कि भाई ये जो साहित्य रच रहे हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहित किया जाए, उनका मन बढ़ाया जाए। ऐसा ना हो कि इनकी किताब नहीं बिक रही होगी तो इनका मनोबल टूट जाए, तो ये लिखते रहे। तो आपने जो कहा कि क्या अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब छोटे अवार्ड होते हैं जिनका नाम कम है, अकादमी अवार्ड यहाँ बड़ा है, लेकिन जैसे बहुत बार ऐसे लोगों को, लेखकों को कंफ्यूजन क्यों होता है कि अवार्ड सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन वो अवार्ड खुद अपनी पहचान खोज रहा है, ठीक है। तो अगर वो कोई ऐसे लेखक को अवार्ड दे दिया जाता है जो खुद समाज में स्वीकृत नहीं है, मतलब उसको लोग नहीं जानते बतौर लेखक ज्यादा, तो ना अवार्ड को कोई लाभ होता है ना उस लेखक को कोई लाभ होता है। अवार्ड भी आप देखेंगे तभी वर्क करता है कि वो दिया किसको जा रहा है ना। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई किसी को कोई बड़ा अवार्ड भी मिला हो भारत का, और उसकी किताब एक्चुअल में ना बिकी हो, मतलब मुझे इसमें हैरानी नहीं होती। अच्छा, अब जैसे आपको बताऊं, हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान तो बहुत सारे अवार्ड देता है, 100-150 अवार्ड देता है। ऐसा कोई लेखक नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो 10-15 साल से लिख रहा है, कि उसको इनमें से कोई अवार्ड ना मिला। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? उस अवार्ड को अगर मान लीजिए आप किताब के ऊपर लिख भी देंगे, तो आप उस अवार्ड का ही प्रचार कर रहे हैं कि ऐसा भी एक अवार्ड होता है, लो जान लो। हाँ, वो किताब को ट्रैक्शन नहीं, मतलब आपने उस पर लिख दिया कि फला सम्मान, तो वो फला सम्मान के बारे में ही तो लोगों को बताया, उस फला सम्मान के बारे में जान कौन रहा था? सही कह रहे हैं। अच्छा, काफी समय आपका ले लिया, तो एक दो सवाल और पूछूंगा आपसे शैलेश जी, इंटरव्यू खत्म करने से पहले। और ये मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो जानना चाहते हैं कि हिंद युगम से अगर छपे तो छपे कैसे। तो उसके लिए मुझे बताइए, क्या आपका पांडुलिपि के चुनाव का क्या प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत सरल है। हमारी वेबसाइट पे आप जा करके मतलब विधा अनुसार आप किस विधा में लिखते हैं उस सब के लिए अलग अलग गाइडलाइंस दी हुई हैं। आपको अपने लेखन के शुरुआती, जैसे मान लीजिए उपन्यास है तो शुरुआती 50 पृष्ठ, कहानी संग्रह है तो 3 कहानियां, कविताएं हैं तो 10 आपकी नजर में जो बेस्ट आपकी कविताएं हैं। और अगर इनसे अलग जैसे कोई कथेतर है तो शुरुआती के 50,000 शब्द या 20,000 शब्द या 30,000 शब्द, मतलब उसको हम कहते हैं 30%। मतलब आपकी किताब अगर 150 पेज की ही है तो मतलब 45 पेज, लेकिन अगर आपकी 600 पेज की है तो कम से कम 90 पेज, है ना। 90 नहीं, मतलब 200 पेज, हाँ 180 पेज, तो 30%। तो 30% आप अपना, और उसकी रूपरेखा, उसका सारांश, उसका जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं, ये भेजना होता है लेखक परिचय के साथ। हमारा एक एडिटोरियल बोर्ड है जो कविताओं की पांडुलिपियों पे 10 दिन में रिस्पॉन्स करता है कि इसे हम प्रकाशित करेंगे या नहीं करेंगे, और अन्य जो कविताओं से अलग है
उनको 28 दिनों में करता है, 28 कार्य दिवसों में। बिल्कुल। तो बहुत सिंपल प्रक्रिया है, लोग जमा करते हैं और हम जो है उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आप क्या छापते हैं, तो ये तो एडिटोरियल तय करता है, क्योंकि ये बड़ा मतलब ये गणित की तरह नहीं आसानी से बताया जा सकता कि भाई इसमें ये फार्मूला होगा, LHS बराबर RHS आएगा तब तो हम छापेंगे, नहीं तो नहीं छापेंगे। संपादकीय विवेक जो एक संपादक के पास है, उसका विवेक कहता है कि हाँ इसे छापा जाना चाहिए इन कारणों से। वो कारण कुछ भी हो सकते हैं और वो कारण आमतौर पे साहित्यिक ही होते हैं, असाहित्यिक कारण बहुत कम होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर के केस में लागू होते हैं। ठीक है, तो वो अगर उन साहित्यिक कारणों से इसको छापा जा सकता है तो हम छापते हैं, नहीं छापा जा सकता तो हम खेद प्रकट कर देते हैं। तो बस आखिरी सवाल आपसे शैलेश जी, नया लेखक जो लिख रहा है और जो चाह रहा है हिंदी युगम उनकी किताब छापे, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? अगर मान लीजिए साहित्यकार है, नॉवेल लिख रहा है, उसको वो लिखना चाहिए जो लिखना चाहता है, वो जो जीवन में वो लिखने का जो सपना देखता है कि मैं ये लिखना चाहता हूँ, उसको वही लिखना चाहिए। उसको अगर हिंदी युग नहीं छापेगा तो कोई दूसरा हिंदी युग छापेगा। मतलब अगर उसको अपने लेखन पे भरोसा होगा और वो वही लिखता है जो लिखना चाहता है और वो दुनिया को भी पसंद आने लगता है, ऐसे संयोग बनते हैं, तो वो उसको हिंदी युग छापता है नहीं छापता इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, आपने समय दिया और बहुत बेहतरीन जानकारी आपसे मिली मुझे। पसंद आया वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मजेदार एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।